अब अनुच्छेद 32 की चर्चा करते हैं। नोट करें थोड़े पॉइंट, तब समझाते हैं। अनुच्छेद 32 इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार, यानी कि जो मूल अधिकार अब तक आप स्वतंत्रता, समता इत्यादि, ये प्रवर्तन में कैसे आएंगे, इनको प्रवर्तन में कौन लाएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रधान अभिरक्षक की भूमिका में रहेगा। खंड 1 इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। यानी कि 32 का खंड 1 कहता है, यदि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार छीने जा रहे हों, स्वतंत्रता, समता इत्यादि, तो उचित आवेदन के थ्रू अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान कराएगा। यह उसके लिए आबद्ध कर है भारतीय संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। खंड 2 कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को वैसे निर्देश या आदेश लिखें। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। प्रतिषेध। उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा। हीबियस कार्पस। मेनाडेमस। प्रोहिबिशन। सर्सियोरारी। कुओ वारंटो। यह 4 आदेशें जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति हो। दूसरा पॉइंट फिर से सुने, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को वैसे आदेश लिखें या निर्देश लिखें, आई मीन रिट्स, जिसके अंदर ये 5 हैं, निकालने की शक्ति होगी। पहला दूसरा नियम है, आप आवेदन कर सकते हैं। 2 आवेदन पर विचार किया जाएगा और उनके प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश लेके निकाल सकते। खंड 3 4 अपवाद। हमने बताया था ना कि कभी कभी 1-2 नियम होंगे, 3-4 बार विश्लेषण होंगे। कभी कभी खंड 1-2 नियम होंगे, 3-4-5 अपवाद होंगे। यहाँ पे पहला दूसरा नियम है, आवेदन करो, आवेदन पर सुनवाई होगी और ये आदेश लेखे निकाली जाएंगी आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। खंड 3 उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोगतव्य किसी या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त करेगी। आवेदन करें, आवेदन पर विचार होगा, ये रीटें निकाली जाएंगी। लेकिन तीसरा, संसद अगर चाहे तो, यहां संसदीय शासन प्रणाली सिरसिया है, माना है, इसे तमाम नीति है, केप है, कच्छ है। ये तो सुदूरवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र हैं। अब मान लो कच्छ की रण में किसी मछुआरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कहाँ दिल्ली, कहाँ मूल अधिकार, कहाँ सोच, कहाँ विचार, बेचारा सोच ही नहीं सकता। अगर उसे पता भी हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो दिल्ली आएगा कैसे? कदाचित इसी धारणा के विनियमन के लिए, कदाचित इसी धारणा के पोषण के लिए भारत के संसद को भारत के संविधान ने न्याय के विकेंद्रीकरण का अधिकार दिया है। न्याय जन जन तक पहुंचे, सर्वोदय और अंत्योदय विचारधारा के धरातल पर। मीनाई टू से संसद चाहे तो इन शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना, इनको खत्म किए बिना, यही शक्तियां स्थानीयता के स्तर पर किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकती है। कच्छ में कोई ऐसा न्यायालय स्थापित कर सकती है या कच्छ के किसी न्यायालय को यह अधिकार दे सकती है। वह अधिकार उस स्थानीयता की सीमा में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के समतुल्य ही माना जाएगा। निर्णय भी उतना ही सघन और मजबूत माना जाएगा। That's why this one कि संसद ऐसा अधिकार किसी स्थानीय न्यायालय में उसकी स्थानीयता की सीमा के लिए दे सकता है। यह न्याय का विकेंद्रीकरण है, जनता के द्वारा न्याय है, जन जन तक न्यायालय की पहुंच। लास्ट पॉइंट, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि 368 को छोड़कर, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं। ये अधिकार हैं, लेकिन अगर खास परिस्थितियों में संसद 368 के आधार पर कोई संशोधन करती है तो ये कम और न्यून किए जा सकते हैं। यह संसदीय शासन प्रणाली की खास विशेषता है जो संसदीय सर्वोच्चता की बात करती है, किंतु अंततः संवैधानिक सर्वोच्चता है। आई मीन संविधान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 368 के अधीन इन अधिकारों में न्यूनता और कटौती लाई जा सकती। अब हम इन्हीं रीटों की चर्चा करते हैं जो ब्रिटेन के लंबे संवैधानिक इतिहास में जुड़ी हुई है। आदेश लेख, निदेश, रिट, यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा मात्र अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाए। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। हीबियस कार्पस, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। वस्तुतः कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग न्यायालयों में ऐसे अपराध के विरुद्ध दंड पा जाते हैं और जेल में निरुद्ध पड़े रहते हैं सालों साल तक। कितने लोग तो मर भी जाते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि हमारा अपराध क्या है।
गांधी जी का सेंटेंस याद करें, वी नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। मुझे अपनी अज्ञानता के सिवा किसी चीज की कोई जानकारी नहीं। जो मैं भूलूंगा झूठ बोलूंगा। तो ऐसे तमाम अपराधी जेलों में निरुद्ध पड़े हैं जिन्हें अपने अपराध का ज्ञान नहीं। वस्तुतः अनुच्छेद 32 का खंड 2 एक ऐसे निर्देश का प्रबंध करता है कि यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी रिट निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान हो जाए, खुद संज्ञान ले ले, या जनहित याचिका के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा संज्ञान में लाया जाए, उस समय न्यायपीठ यह आदेश लेख जारी करके संस्था को आदेश देगी कि अमुक व्यक्ति जो वाराणसी के जेल में निरुद्ध पड़ा हुआ है, जो वास्तव में अपराधी नहीं है, निश्चित तिथि और निश्चित समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत किए जाने के बाद यदि न्यायालय प्रपीड़ित व्यक्ति को निर्दोष पाती है तो उसे रिहाई का आदेश दे सकती। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के धरातल में आगे पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियता, वस्तुतः यही विवाद ऐसा है, यही रिट ऐसी है जो जनता के द्वारा न्याय की ओर जाती है, जनता के द्वारा न्याय की ओर खींचती है। अब कुछ एक्सेप्शन हैं। यह आदेश लेख केवल राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी नहीं की जाती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निजी रूप में व्यक्तियों और सामूहिक रूप में संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह आदेश लेख जहां नहीं निकाली जाएगी। नंबर 1, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह आदेश लेख निकाले जाने हैं न्यायालय की सीमा के बाहर। नंबर 2, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मुक्त करने के लिए जो न्यायालय द्वारा पहले ही कारावासित किया जा चुका हो। नंबर 3, किसी अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा अवमान की कार्यवाही के लिए। अब यहाँ पे 2 मुद्दे आप समझ लें। तीसरे पॉइंट में अभिलेख न्यायालय और संसदीय अवमान। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। नंबर 2, संसदीय अवमान। पहली बात देखते हैं। अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय की कोर्ट में आते हैं। यह बीसी मिश्रा विवाद में तथा अरुंधति राय के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय कि 129 के धरातल पे उच्चतम न्यायालय, 215 के धरातल पे उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। इनके निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ये अवमान की विषय वस्तु नहीं है, इनको नकारा नहीं जा सकता। इनके एगेंस्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी नहीं होगा, या संसद
को अपनी मर्यादा सुरक्षित करने के लिए, गोपनीयता बचाए रखने के लिए संसद के अंदर की कार्यवाही का प्रकाशन बार्ड होता है, आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय कार्यवाही में व्यवधान देने के लिए यदि किसी व्यक्ति को कोई दंड संसद देती है तो यह भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही में नहीं है। आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख काफ़ी विस्तार पाता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख को काफ़ी विस्तारित किया गया है, लेकिन ध्यान रहे अनुच्छेद 32 के अधीन उपयुक्त कार्यवाहियाँ केवल तभी की जाएंगी जब उसका संबंध मूल अधिकारों से, यानी कि भाग 3 से हो। इन सांविधिक उपचारों के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी कि और जो है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। वर्तमान में इसी नाते जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कथन है कि कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी व्यक्ति के संबंध में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोटि में आता है, जिसे अपने अपराध का ज्ञान नहीं है लेकिन जेल में बंद है, तो उसके अगेंस्ट कोई दूसरा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे दूसरा व्यक्ति आवेदन केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में ही कर सकता है, परमादेश, अधिकारपेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, प्रपीड़ित है, अपना बात नहीं ला सकता है, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है। इसे जनता के द्वारा न्याय की अवधारणा मुखरित होने के प्रकल्प के रूप में भी आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद 32 के क्षेत्र का विस्तार एसपी गुप्ता वान्य मामले में भी हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री पी.एन. भगवती ने कहा कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उपचार प्राप्त कर सकता है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ विवाद में पी.एन. भगवती का ही निर्णय था कि कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर भी न्याय प्राप्त कर सकता है। इस फैसले के बाद न्याय को जनता के द्वारे पहुंचने जैसी बात कही गई। जीवनमल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि प्रपीड़ित व्यक्ति के पक्ष में यदि किसी व्यक्ति ने मुकदमा या वाद दायर किया, जनहित याचिका लाई है, तो उसमें हुए खर्च को भी सुप्रीम कोर्ट देने को कह सकता। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्याय को जनता के द्वारे पहुंचाने का बेहतर प्रयास किया गया। और यही वह समय थे जब वाई.वी. चंद्रचूड़ का समय खत्म हो चुका था, पी.एन. भगवती आ चुके थे, न्यायिक सक्रियता के बीज धीरे धीरे पनपना शुरू हो गए थे। इसकी चर्चा हम जुडिशियरी में करेंगे। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, परमादेश। यह प्रलेख सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब यह लगे कि कोई सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक अधिकारी अपने वैधानिक अधिकारों
या सार्वजनिक कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन न कर रहा। वैधानिक अर्ध वैधानिक है, जीआईसी का प्रिंसिपल सार्वजनिक अधिकारी है, लेकिन किसी एडेड स्कूल का प्रिंसिपल अर्ध सार्वजनिक अधिकारी। प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी है, वह लाभ के पद पर है। लेकिन किसी प्राइवेट स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूजी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल का प्रिंसिपल अर्धवैधानिक अधिकारी है। तो यदि कोई ऐसा अधिकारी अपने पद पर बैठ करके अपने दायित्वों का उचित निर्वहन, वैधानिक निर्वहन नहीं कर रहा है, तो परमादेश का आदेश लेख निकाला जा सकता है। इस प्रकार का आदेश लेख न केवल व्यक्तियों एवं संस्थाओं वरन सरकार और अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। इसके अतिरिक्त किसी लोक अधिकारी या सरकार को यह आदेश देने के लिए भी परमादेश रिटें जारी की जा सकती हैं कि वह कोई ऐसी विधि न बनाए जो असंवैधानिक हो। लेकिन दो स्थितियों में आदेश लेखें जारी नहीं हो: राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध अपनी शक्तियों के उपयोग तथा पालन के लिए। नंबर 2, प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध संविधान या अधिनियम या कानूनी निकाय के किसी उपबंध का उल्लंघन करने के लिए जारी नहीं की जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और कोई प्राइवेट व्यक्ति। अब दूसरा तीसरा एक साथ पढ़ें। अंतर पूछा जाए कभी कभी, थर्ड एंड फोर्थ। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्सियोरारी, यह नकारात्मक है, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यह आदेश पूर्व है, यह आदेश पश्चात है। कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, कार्यवाही लंबित है। अब आप इसे समझें। वस्तुतः ये दोनों आदेश लेखें तब निकाली जाती हैं जब सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो रहा हो। हम किसी ऐसे मामले का निर्णय दे रहे हों जिसकी सुनवाई का अधिकार हमें हो ही न। इस अवस्था में, इस दशा में निकाली गई आदेश लेखें प्रतिषेध और उत्प्रेषण होंगे। अलग अलग समझें। उत्प्रेषण का आदेश लेख तब, प्रतिषेध का आदेश लेख तब निकाला जाता है जब कोई न्यायपीठ किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जिसकी सुनवाई का अधिकार उसे न हो, और सुनवाई करते हुए निर्णय भी दे दिया, कार्यवाही पूर्ण हो गया।
यानी कि जब कोई न्यायालय, मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जिसकी दिस वन इज द सकारात्मक, रक्षात्मक। जब हाई कोर्ट किसी ऐसे केस की सुनवाई कर रहा हो जिसकी सुनवाई का अधिकार उसे न हो, लेकिन अभी आदेश न दिया गया और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होकर के इस केस को अपने पास मंगा ले, इसे कहा जाता है प्रतिषेध। ये सकारात्मक रक्षात्मक है। यहाँ पर भी आदेश दिया नहीं गया है, आदेश के पूर्व, कार्यवाही के पूर्व ही यह रिट ऊपर मंगा ली जाती है, यानी कि व्यक्ति के पक्ष में निर्णय अभी हुआ नहीं है, तो इस नाते इसे सकारात्मक कहते हैं कि आदेश के पूर्व ही उच्च पदस्थ कोर्ट एक्टिव होकर के अपने पास मंगा ली है, इस नाते इसे सकारात्मक लेख कहा जाता है। यहाँ पे निर्णय अभी नहीं हो, आदेश नहीं हो, जबकि यहाँ पर कार्यवाही करते हुए निर्णय भी दे दिया गया। कार्यवाही पूर्ण, कार्यवाही पूर्ण हो गई, आदेश दिया गया है, व्यक्ति या तो निर्दोष हो गया है या तो दंडित हो गया है। यह पॉजिटिव इस नाते है कि निर्णय दे दिया गया है। यह निगेटिव इस नाते है कि गलती हो गई है, निर्णय गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ ऐसे मामले का निर्णय हो रहा है जिसकी सुनवाई का अधिकार संबंधित न्यायपीठ को नहीं। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि गलती सुधार ली गई है, गलती सुधार ली गई, इस नाते सकारात्मक है। गलती हो चुकी, इस नाते नकारात्मक। तो दोनों सहज न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाली विधियां हैं। एक में चलती कार्यवाही के दौरान उच्च पदस्थ कोर्ट संज्ञान में लेकर उसे अपने पास मंगा लेता है कि आप इस पर निर्णय करने के अधिकारी नहीं हैं, इस नाते इसे पॉजिटिव कहते हैं, आदेश पूर्व ही, कार्यवाही के पूर्व ही। जबकि यहाँ पर निर्णय दे दिया जाता, लंबित कार्यवाही पर निर्णय दे दिया जाता, कार्यवाही पूर्ण हो चुकी होती है, आदेश दे दिया जाता है। निगेटिव इस नाते है कि निर्णय हो चुका है, आइदर पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव इस नाते है कि गलती सुधार ली। यहाँ पे गलती होने ही नहीं दी गई है, यहाँ पे गलती तो हो चुकी है लेकिन गलती सुधार ली गई। यह है आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण। एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ एंड लास्ट, वो है अधिकार परीक्षा, पांचवा। अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। यह लेख न्यायालय द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसके बारे में यह संशय हो कि उसने वह पद जिस पर वो पदस्थापित है वस्तुतः तथ्यों के त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अर्जित किया है। इस प्रकार यह आदेश लेख लोक पदों को हथियाने के विरुद्ध शक्तिशाली उपकरण है। इसके कुछ व्यवहारिक संदर्भ देखें, यानी कि आप पेपर देखते हैं, कोई आईएएस अधिकारी तथ्यों को छिपा करके एज ज़्यादा हो गई है, डिग्री कुछ है और कुछ है, तथ्यों को छुपा करके परीक्षा पास कर लिया, नौकरी भी पा गया।
बाद में पता लगा कि उसके अंदर तो वह संबंधित योग्यता ही नहीं थी जो इस पद के लिए जरूरी है, तो तथ्यों की चोरी हुई। तो ऐसे वैधानिक या अर्धवैधानिक पद के विरुद्ध ऐसी आदेश लेखी निकाली जाती, खासतौर पर वे पद जो संविधान द्वारा सृजित हों। संवैधानिक पदों के एगेंस्ट यहाँ पे अर्धवैधानिक कंसीडर न करें, वैधानिक या विधि द्वारा सृजित पदों के लिए। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, विधि द्वारा सृजित पदों के लिए 2000 के आसपास जब उत्तराखंड का सृजन हुआ तो सारी एसटीज तो पिथौरागढ़ के धारचूल्हा के होने के कारण चले गए उत्तराखंड में। यूपी में कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ एरिया मिर्ज़ापुर की और कुछ एरिया आपके मांदा वगैरह में थोड़े मोड़े, इलाहाबाद का एडजॉइनिंग एरिया, बाकी एसटी तो यूपी में बचे नहीं। तो थोड़े मोड़े एसटी थे तराई बेल्ट में, तो ले दे के मान लो 1000 पद आया, इनके लिए 2 पद आरक्षित हैं, 2% 4%, ऐसे 3 के 40 पद हो गए 1000 पद में। अब पता लगा कि आदिवासी तो है ही नहीं है, तो कम पड़ जाएंगे। तो उस समय कुछ लड़कों ने क्या किया कि एसटी की सर्टिफिकेट लगा करके प्री पास कर लिए। अब प्री पास हो गए तो मेन से दे रहे हैं। आयोग में चेकिंग हुई, भाई एसटी है नहीं, इतने लोग कहाँ से आ गए। जब चेकिंग हुई तो पता लगा कि सब अच्छे भले परिवारों के लड़के एसटी की सर्टिफिकेट लगा के प्री पास किए, वो मेन से दे रहे हैं। मान लो ये सफल हो जाते, हो सकता कोई लोग सफल हुए भी हों, कभी अभी भी पद पर हों, ये वैधानिक नहीं है, ये विधि के विरुद्ध है। ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो रिट निकाली जाएगी उसे कहा जाएगा अधिकारपेक्षा। तो यह कुल मिला जुला करके मूल अधिकारों के संरक्षण का संदर्भ है। व्यक्ति को मर्यादावादी जीवन जीने का प्रत्यय और प्रयास है। मूल अधिकारों के नाते ही मनुष्य की कोटि में है और बेहतर स्थिति में है। तो इस तरीके से यही चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अनुच्छेद 33, 34, 35 आप नोट कर लें। अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को रूपांतरण करने की संसदीय शक्ति। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को रूपांतरण करने की संसदीय शक्ति। 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो यही पे 35 है, तो 35A भी आएगा, जम्मू कश्मीर का मसला जो हटा लिया गया है, जिससे हम आगे समसामयिक राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स affiliated to Indian Constitution, Part 3, Article 12 to 35। 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की असंगत विधियों की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, 25 से 28 के बीच में हम पढ़ते हैं आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
29-30 में हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। उसके बाद 31 का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। तो इसे 300 का में रख करके लीगल राइट बना दिया गया है। फिर 32 से 35 के बीच सांविधिक उपचारों का अधिकार, जहाँ 35 एक खासा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। समसामयिक राजनीतिक व्यवस्था में, तो ये आपके मूल अधिकार हैं। इसके बाद आता है भाग 4 का। तो अब यह अध्याय आपका खत्म हुआ 4, जिसमें हम मूल अधिकारों की चर्चा डिटेल में जितना संभव हो सका किए। अब आप इसी से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के प्रश्न तैयार करें। पहला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का शाब्दिक अर्थ है। ए, परिसीमित प्रशासन। बी, राज्य की सीमा तय करना। सी, नागरिकों की सीमा तय करना। डी, उपरोक्त सभी। अब आज हम एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे। परिसीमित प्रशासन आपने शुरू में पढ़ा होगा। तो हमने क्या बताया था? सिद्धांततः मूल अधिकारों का अर्थ है परिसीमित प्रशासन, और परिसीमित प्रशासन का उद्देश्य है कार्यपालिका व विधानमंडल के स्वतंत्र अथवा सम्मिलित रूप में तानाशाही की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। इसलिए मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जाए। तो मूल अधिकारों का शाब्दिक या सैद्धांतिक अर्थ है, पहला परिसीमित प्रशासन, दूसरा राज्य के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में उपरोक्त सभी। तो वस्तुतः उपरोक्त सभी पे टिक लगाइए। अगर मूल अधिकार का वास्तविक अर्थ तो परिसीमित प्रशासन ही है, लेकिन यह राज्य की शक्ति पर भी अंकुश लगाता, सीमा तय करता है, और व्यक्ति की शक्ति पर भी अंकुश लगाता है। हमारे यहाँ विधि द्वारा शासित सरकार है, मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार नहीं है। एक व्यक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, वह भी किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं। तो बृहत्तम रूप में तीनों बातें सही हैं। और शाब्दिक अर्थ में आप मूल अधिकारों का अर्थ है परिसीमित प्रशासन, यानी कि प्रशासन की सीमा है। अगर केवल शाब्दिक अर्थ, केवल सैद्धांतिक अर्थ लेंगे तो परिसीमित प्रशासन, और अगर विकुंचित दार्शनिक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ, बड़ा अर्थ लेंगे तो तीनों बातें से समाहित मिलेंगे। अब इस तरीके से हम यहाँ से कम प्रारंभिक परीक्षा के 10-12 क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा के 2-4 क्वेश्चन, फिर इंटरव्यू, कुछ निबंध की चर्चाएं करेंगे। आज बस इतना ही। क्लास थोड़ा छोटा हो रहा है,
अगला क्लास जो क्वेश्चंस वगैरह का होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो 10-20 मिनट यहाँ पे कम हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ढेर सारी शुभकामनाएँ। आगे हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब इसी अध्याय 4 के प्री मेन इंटरव्यू और निबंध के ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। तब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।